हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक पेशेंट एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी कि जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको शुगर होता क्यों है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है। तो आज के क्लासेस में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पे फॉलो करें। सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और कर रहा हूँ और करूँगा अभी, वो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। और कोई भी मेडिकेशंस आपको लेना है तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस को नहीं लेना है, क्योंकि आप सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं तो उसके चलते बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रो डिस्कस करेंगे। इसमें दे रहा है यह एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तथा इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है एवं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है। यानी कि इंट्रोडक्शन में यही बोल रहे हैं, यह एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तथा इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है। इस कंडीशंस में इंट्रो में सिर्फ यही दिया है हम लोगों का कि एक ऐसा डिजीज है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तथा इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि अच्छे से नहीं हो पाता है डायबिटिक वाले पेशेंट में। इसका कुछ टाइप्स दिया है, जैसे कि इसमें दे रहा है टाइप 1 डायबिटीज़ जो मेलाइटस होता है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, जिसमें बोल रहा है कि पेनक्रियाज में बीटा सेल्स का ऑब्सेंस अथवा डाइफर्सन की वजह से इस टाइप का डायबिटीज मेलाइटस होता है। यानी कि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो हम लोग का पेनक्रियाज होता है उसमें जो बीटा सेल्स होता है वो ऑब्सेंस होता है या वो डाइफर्सन रहता है, यानी कि अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो उसके चलते हम लोग को होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इसमें होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, यानी कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है इसमें यही दे रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके दौरान जो उनका ब्लड होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, उसमें ग्लूकोज का अमाउंट लेवल बढ़ जाता है, तो उसके चलते हम लोग को होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस में दे रहा है कि इसमें बोला है यह कंडीशन पेनक्रियाज में किसी प्रकार की इंजरी से हो सकती है। इसके अलावा निम्न कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कसिंग सिंड्रोम के चलते भी हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसके चलते भी हो सकता है। यानी कि जो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस है इसमें बोल रहा है कि यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो पेनक्रियाज होता है उसमें अगर इंजरी हो जाता है या किसी प्रकार का बीमारी होता है उसके चलते, जैसे कि कसिंग सिंड्रोम होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है, या हाइपरथायरॉयडिज्म होगा पेशेंट को तो उसके चलते भी सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग का कॉजेज डिस्कस करेंगे, जो होता क्यों है डायबिटीज मेलाइटस। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है वो क्यों होता है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोला जेनेटिक, अगर किसी के फैमिली में है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है जेनेटिक्स, यानी कि फैमिली टू फैमिली ये ट्रांसफर होते रहता है। तो अगर किसी के जेनेटिक्स में है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट दे रहे हैं हम लोग का बीटा सेल का ऑटो इम्यून डिसफंक्शन, यानी कि इसमें बोल रहा है जो बीटा सेल्स होता है अगर वो डिसफंक्शन हो जाता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि जो वायरल अगर इन्फेक्शन होता है किसी को तो उसके चलते जो बीटा सेल्स होता है अगर वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है हम लोग का टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट दे रहा है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें बोल रहा है जेनेटिक वजह, इसमें भी अगर किसी को फैमिली में है तो उसके चलते कॉज करेगा। एज भी डिपेंड करता है, यानी कि जो ज़्यादा एज का हो जाता है लोग पीपल्स, यानी कि 40 ईयर जो एबव होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है ओबेसिटी। अगर कोई ज़्यादा मोटा है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्यों होता है तो इसमें यही दे रहा है कि जो पेशेंट यानी कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके चलते जो कॉज होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इसमें बोला क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, यानी कि
और किसी पर्सन को लंबे टाइम से पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इसी में कंटिन्यू किया है हम लोग का प्री डायबिटिक पेशेंट, यानी कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उनके चलते भी कॉज कर सकता है। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस क्यों होता है, तो इसमें बोल रहा है एक्रोमेगाली, यानी जो प्यूटिटरी ग्लैंड अधिक मात्रा में हार्मोन, यानी कि जो प्यूटिटरी ग्लैंड होता है और उससे अधिक अमाउंट में हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है कसिंग सिंड्रोम, पहले भी डिस्कस किए थे हम लोग। कसिंग सिंड्रोम के चलते सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। या हाइपर थायरॉइडिज्म, यानी पेशेंट जो होता है अगर ज़्यादा थायरॉइड हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन होने लगता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। तो यही था हम लोग का कॉजेज। साइन एंड सिम्टम्स इसका डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकता है। तो इसमें बोल रहा है डायबिटीज़ का मतलब यूरिन का अधिक सिक्रेशन होता है तथा मेलाइटस का मतलब यूरिन के साथ ग्लूकोज का अधिक सिक्रेशन होना। यानी कि इसमें बोल रहा है जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसका मीनिंग यहाँ पे सिर्फ दिया है। जो डायबिटीज होता है इसका मतलब होता है यूरिन का अधिक सिक्रेशन, यानी कि डायबिटीज मतलब यूरिन का सिक्रेशन ज़्यादा होना। और जो मेलाइटस का मीनिंग होता है यानी कि यूरिन के साथ ग्लूकोज का अधिक सिक्रेशन होना, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है पॉलीयूरिया, इसका फाइनल सिम्टम्स होता है, इसमें इसका 3P होता है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडेस्फिया होता है। इतना मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इसका पॉलीयूरिया फर्स्ट होता है, यानी कि अधिक इस यूरिन पास आउट करेगा पेशेंट। पॉलीफेजिया यानी कि बहुत ही ज़्यादा भूख लगेगा। और एक होता है पॉलीडाइफेजिया होता है शायद, उसका मीनिंग्स होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। 3P इसका फाइनल सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट दे रहा है ग्लाइकोसियूरिया, यानी कि यूरिन के साथ ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आता है। विजुअल चेंजेस हो जाता है पर्सन को। इसी में कंटिन्यू वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा होगा पर्सन का। टिंगलिंग सेंसेशन होगा, यानी कि झंझनाहट रहेगा। नंबनेस, यानी कि जो अंग होगा पर्सन का वो सूना सूना टाइप हो जाएगा। एक्सेसिव रेस्पिरेशन, यानी कि उस पर्सन का रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। वीकनेस हो जाएगा पर्सन को, बहुत ज़्यादा थकान फील करेगा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि उसके फैमिली में भी डायबिटीज मेलाइटस का केसेस देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें बोला यूरिन एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट से पता लगा सकते हैं। नॉर्मल फास्टिंग लेवल 70 to 110 mg/dl होना चाहिए। नॉर्मल रैंडम लेवल 200 mg/dl से कम होना चाहिए। और ओरल ग्लूकोज लेवल से भी टेस्ट कर सकते हैं। वेट मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट का, उसे भी चेक कर सकते हैं। फूड एग्जामिनेशन करके भी पता लगा सकते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो शुरुआती में अगर पेशेंट को स्टार्टिंग टाइम हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग है डायबिटीज मेलाइटस का, तो उसमें बोल रहा है हम लोग का अगर ब्लड शुगर लेवल पोस्ट यानी कि पोस्ट प्रेंडियल 130 से 180 mg/dl है तो यूरिन शुगर ऑब्सेंट है, तो ऐसे केस में निम्न तरीके से ट्रीट किया। यानी कि इसमें बोल रहा है कि अगर शुरुआती केसेस है डायबिटीज मेलाइटस का और इसमें पोस्ट प्रेंडियल शुगर लेवल 130 से 180 mg/dl है और यूरिन में शुगर का अमाउंट ऑब्सेंट है यानी कि पॉजिटिव नहीं है, तो इस केसेस में हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे? डाइट मेंटेन करके उसको ठीक कर सकते हैं हम लोग। एक्सरसाइज के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। डाइट में हम लोग का दे रहा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की रिक्वायरमेंट इस प्रकार होती है, यानी कि जो डाइट मेंटेन करेंगे और उसमें कैलोरी का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, यानी कि कैलोरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जैसे कि जो पेशेंट अगर ओबेज है तो उसको पेशेंट में 30 से 35 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए उसको, यानी कि 30 to 35 कैलोरी पर केजी उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना चाहिए। नेक्स्ट दे रहा है नॉर्मल एडल्ट पेशेंट में 35 से 40 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए, यानी कि उसका पर केजी हम लोग 35 से 40 कैलोरी दे सकते हैं। और पेशेंट पतला है तो पेशेंट को 40 से 45 कैलोरी पर केजी पर डे बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए, यानी कि अगर पेशेंट पतला है तो 40 से 45 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। नेक्स्ट दे रहा है कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट 3 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं, यानी कि 1 केजी के हिसाब यानी पर केजी के हिसाब से 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना है जितना वेट होगा पर्सन को। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितना देना है, तो 1 ग्राम, यानी कि पर केजी पर 1 ग्राम प्रोटीन देना है पर्सन को।
नेक्स्ट है फैट, यानी कि जो वसा होता है उसको परफेक्टेड फॉर्म में रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी, इसको भी देंगे पर डे, यानी कि 1 केजी पे 1 ग्राम देंगे प्रोटीन। तो जितना वेट होगा पर्सन को इसे कैलकुलेट करके उस पर्सन को उतना हम लोग प्रोटीन का अमाउंट देंगे पर डे। एक्सरसाइज में क्या क्या कर सकते हैं, इसमें बोला ऐसे पेशेंट को लाइट एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करें, यानी कि एक्सरसाइज स्टार्टिंग में होता है तो डाइट मेंटेन कर एक्सरसाइज, जैसे कि पेशेंट को बोलेंगे जो हल्का एक्सरसाइज होता है वो करिए, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। यूरिन शुगर टेस्ट हर मंथ करवाते रहना चाहिए। अगर यूरिन शुगर अधिक मिलती है तो ब्लड शुगर टेस्ट कराए, और ब्लड शुगर अधिक मिलने पर एंटी डायबिटिक ड्रग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि यूरिन शुगर टेस्ट हर बार कराते रहना चाहिए। अगर मिलता है यूरिन में शुगर का अमाउंट तो उसके लिए हम लोग एंटी डायबिटिक ड्रग दे सकते हैं पर्सन को। नेक्स्ट बोल रहा है मॉडरेट डायबिटीज मेलाइटस होगा, यानी कि स्टार्टिंग से ज़्यादा होगा, यानी स्टार्टिंग फेज क्रॉस कर चुका होगा, तो उसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं पर्सन को ट्रीटमेंट। तो इसमें यही है, अगर फास्टिंग शुगर 1/10 से ज़्यादा और पोस्ट प्रेंडियल शुगर मोर देन 1/40 हो तो कौन कौन सा दवाइयाँ देना चाहिए, यानी कि अगर फास्टिंग में 1/10 हो गया है पर्सन का और पोस्ट प्रेंड यानी खाना खाने के बाद उसका 140 से ज़्यादा हो रहा है शुगर लेवल, तो उसमें हम लोग कुछ मेडिसिन को प्रीफर करते हैं, जैसे कि टैबलेट ग्लूकोनॉर्म जिसका कंपोजिशन होता है मेटफॉर्मिन 500 mg, एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं पर्सनस को। अगर फिर भी मैनेज ना हो तो क्या करेंगे, टैबलेट एमाइल यानी कि ग्लिमपिराइड दे सकते हैं 1 mg, एक गोली सुबह शाम दिया जा सकता है। यानी कि टैबलेट एमाइल होता है जिसका कंपोजिशन होता है ग्लिमेपिराइड, यानी कि 1 mg इसको देंगे पर्सन को, एक गोली सुबह शाम। या इसके अलावा हम लोग टैबलेट ग्लिमस्टार दे सकते हैं M2 ग्लिमपिराइड और मेटाफॉर्मिन होता है, एक गोली देंगे सुबह शाम पर्सन्स को। और अगर इससे भी अच्छा नहीं होता है पर्सन को तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम लोग भेज सकते हैं हायर सेंटर, यानी कि अगर वहाँ पे उस पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो उसको जो भी हायर सेंटर होगा उससे वहाँ पे हम लोग रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें यही कुछ मेडिकेशन दिया है जिसको हम रिपीट करेंगे। टैबलेट ग्लूकोनर्म दे सकते हैं, टैबलेट एमाइल दे सकते हैं और टैबलेट ग्लिमस्टार M2 दे सकते हैं। और इससे भी आराम नहीं होता है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू हायर सेंटर पर रेफ़र करेंगे। कुछ पेशेंट के लिए डाइट दिया है, जैसे कि डाइट फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी कि जो डायबिटिक वाला पेशेंट होता है उनको क्या क्या खाना चाहिए। तो पपाया खाना चाहिए उनको 150 ग्राम डेली, वाटरमेलन 150 ग्राम खाना चाहिए, मस्क मेलन 150 ग्राम खाना चाहिए, पीएस दे सकते हैं 75 ग्राम तक, और गावा 100 ग्राम देना चाहिए डेली, पाइन एप्पल 100 ग्राम, स्वीट लेम दे सकते हैं 100 ग्राम, ऑरेंज 100 ग्राम दे सकते हैं, एप्पल 75 ग्राम दे सकते हैं, आंवला 75 ग्राम दे सकते हैं, जामुन 75 ग्राम दे सकते हैं, और पोमीग्रेनेट 75, यानी कि 150 ग्राम ऊपर वाले लाइन में जितना भी उसको दे सकते हैं, और सेकेंड वाले लाइन में जितना है उसको 100 ग्राम देना है, और जो थर्ड है उसमें हम लोग दे सकते हैं 75 ग्राम पर्सेंट को करके, और एक कीवी दे सकते हैं मीडियम साइज का जो भी होता है। एक्सरसाइज क्या क्या कर सकते हैं, तो वेट मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए पर्सन्स को, यानी कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसमें बोल रहा है हम लोग का डायबिटिक से हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो डायबिटिक मेलाइटिस होता है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो वेट मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, वेट को मेंटेन रखना चाहिए, अपना डाइट को मॉडिफिकेशंस करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, नॉर्मल एक्सरसाइज डेली, अवॉइड सेडेंटरी हैबिट, यानी कि ज़्यादा जो लेजीपन होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन विटामिन डी, यानी कि जो विटामिन डी होता है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, जिससे हम लोग डायबिटीज मेलाइटस से बच सकते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको शुगर होता क्यों है, उनका साइन एंड सिम्टम्स क्या आता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, डायबिटीज़ से हम लोग बच कैसे सकते हैं, और किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो उसको डाइट को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस था। आई होप आज का क्लासेस आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।